यस, क्लास 11th चैप्टर चल रहा था हमारे बायोमोलिक्यूल। उसका लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या देख रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या है एक्चुअली। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल एक, तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा? बायोमोलिक्यूल, जो किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 भागों में बांट रखा है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कौन कौन से भाग है बेटा? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, या इसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, और ये है हमारे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हमने कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये ठीक हो गया। अब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। देखो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। देखो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट। एक एक लाइन यहाँ समझा रहा हूँ, फिर हम इसको अलग अलग से समझाऊंगा। देखो मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट, ये क्या होता है? मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर। ठीक है, और ये बना होता है हमारे मेड अप ऑफ मोर देन 10 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर। देखो मेन डिफरेंस, ये एक सिंगल यूनिट से बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, 2 से 10 सिंपल शुगर से, ये तो एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। जैसे हम बात करें ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज एक सिंगल यूनिट है, इज अ मोनोसेकेराइड। हम बात करें जैसे माल्टोज की, किसकी? इसमें माल्टोज की, ठीक है। तो ये इज ए डाइसेकेराइड। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 से लेकर 10 यूनिट तक शुगर मोलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे माल्टोज की हम बात करेंगे तो इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो 2 यूनिट हो गई सिंपल यूनिट। सिंपल शुगर की कितनी यूनिट हो गई इसमें? 2 यूनिट मिलकर क्या बना रही है? तो माल्टोज। तो ऐसे ही इसमें 10 यूनिट तक हो सकते हैं सिंपल शुगर, ठीक है। तो सिंपल शुगर की 10 यूनिट, 2 से 10 यूनिट मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? डाइसेकेराइड बना रहे हैं या ओलिगोसेकेराइड बना रहे हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि 10 से ज़्यादा अगर सिंपल शुगर की यूनिट आ जाए, 10 से ज़्यादा अगर सिंपल शुगर की यूनिट आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अब हम एक एक को देखते हैं वापस, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला मोनोसेकेराइड देखते हैं। मोनोसेकेराइड, ठीक है। देखो अब इट इज ए, हम कहेंगे इट इज ए मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट। ये सिंगल यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब इनको हाइड्रोलाइज और नहीं कर सकते। ये खुद ही सिंपल शुगर है, खुद ही सबसे छोटी यूनिट है, तो इसको और क्या हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड।
इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। इट आल्सो बी सिंपल शुगर, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, इनको सिंपल शुगर भी बोलते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, इसके एग्जाम्पल याद रखना, राइबोज, हमने पढ़ा था ना राइबोज, राइबोज शुगर पाई जाती है। पेंटोस शुगर एक तरह की क्या है, पेंटोस शुगर का मतलब क्या है, इसमें 5 कार्बन है बेटा, ठीक है। हेक्सोज शुगर की बात करेंगे तो इसमें 6 कार्बन होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे 7 कार्बन तक इसमें होते हैं मोनोसेकेराइड में, ठीक है। तो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ठीक है। तो राइबोज इज ए पेंटो शुगर, राइबोज क्या है बेटा, पेंटो शुगर। पेंटो शुगर का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन वाली शुगर है, कौन सी है, और ये किस में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो राइबोज ये हो गया इसका, अब राइबोज का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। तो राइबोज है इसका एग्जाम्पल, ग्लूकोज है और फ्रैक्टोज, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल किसके बेटा, राइबोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ये इट्स ऑल एग्जाम्पल ऑफ द मोनोसेक्राइड। अब हम राइबोज की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो राइबोज की स्ट्रक्चर 5 कार्बन वाली है, तो 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर H इधर याद रखना है, इधर सबको इधर इधर C डबल बॉन्ड O, ये सब पर OH लगा दो इधर, ठीक है। एक को छोड़ के 1 2 3 4 5, एक को छोड़ के, 1 नंबर कार्बन को छोड़ के बाकी सब पर इधर OH, इधर H, ठीक है। इसके चारों वैलेंसी पूरी करनी है तो ये H आ जाएगा इधर भी, इधर इसकी चारों वैलेंसी पूरी हो गई है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 है बेटा, इसलिए समझ में आ गया। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, राइबोज की, किसकी, राइबोज की। अगर मैं इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको रिंग स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाई थी, देख लेते हैं। H एंड OH, H एंड OH, H एंड OH, H एंड CH2OH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा राइबोज। अब अल्फा राइबोज हो गया, बीटा राइबोज बनाना है तो हम बीटा राइबोज में क्या करते हैं, ये OH है ना इधर 1 नंबर पर, ये OH ऊपर चला जाता है और ये H नीचे आ जाता है, 1 नंबर में वाले में डिफरेंस आएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है। देखो अल्फा राइबोज अगर मैं बीटा राइबोज बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। 1 नंबर ये कार्बन है, यहाँ 1 नंबर कार्बन पर क्या होगा, OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, बाकी सब सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहने वाले। अगर OH ऊपर चला जाता है, H नीचे आ जाता है, तो ये क्या कहलाती है बेटा, बीटा राइबोज, क्या कहलाती है, बीटा राइबोज। बात आई समझ में, ये हो गए हमारे राइबोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखना सिंपल, एक कार्बन को छोड़ के इधर OH, इधर H, इधर वो CHO। राइबोज के बाद हम बात करेंगे ग्लूकोज की, किसकी, एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं बेटा ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। देखो इसी में एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ग्लूकोज मैंने कहा था हेक्सोज शुगर होती है, तो मतलब कितने कार्बन बनाने हैं, 6, 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन हो गए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ आएगी, H डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इधर क्या आएगा बेटा, देखो इधर ये OH ही आएगा, ये कार्बन नंबर 3 पर एक OH इधर आता है, बाकी इधर ही क्या आता है, H, फिर H, इधर OH ही आएगा। इस कार्बन 3 को थोड़ी सी मस्ती सूझती है और ये इधर OH इधर आ जाता है, और ये OH, H एंड H। ये किसकी स्ट्रक्चर रहेगी बेटा, हमारे ग्लूकोज की। किसकी स्ट्रक्चर रहेगी, ग्लूकोज की। तो इसमें क्या चेंज आया, कार्बन नंबर 3 पर क्या हो गया बेटा, जो कार्बन नंबर 3 था उसमें किधर आ गया,
OH इधर आ गया और बाकी इधर देखो, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हमने बात की बेटा किसकी, ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज की। अगर मैं आपको इसकी रिंग स्ट्रक्चर बना के बताऊं तो वो कैसी बनेगी, ठीक है। देखो, तो ग्लूकोज समझ में आ गया, 6 कार्बन वाली होती है ग्लूकोज। क्या होता है बेटा, 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी मैं आपको रिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो देखो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, H and OH, H and OH, H and OH, H and CS2OH, ठीक है ना। तो ये अल्फा ग्लूकोज। अगर आपको ऐसे बीटा ग्लूकोज बनाने के लिए बोले तो क्या करना है, OH ऊपर ले जाना है यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पर और H को नीचे लाना है, तो वो क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बीटा ग्लूकोज स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या। चलो आगे हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बेटा मोनोसेक्राइड। क्या हो गया, मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड हमने बिल्कुल सिंपल सा देखा है कि क्या होता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सिंपल यूनिट होती है, मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट से मिलकर बना होता है। इसको और फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको सिंपल शुगर भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल राइबोज का हमने देख लिया, ग्लूकोज देख लिया, ठीक है, और फ्रैक्टोज याद रख लेना। दोनों की हमने स्ट्रक्चर देख ली। अब हम बात करते हैं आगे डाइसेक्राइड की। किसकी, डाइसेक्राइड की। देखो हम बात करेंगे किसके आगे, डाइसेक्राइड की। मतलब इसको ओलिगोसेक्राइड भी बोलते हैं, ये इसको डाइसेक्राइड भी बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। देखो ये कितनी यूनिट से मिलकर बना होती है, मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर, ठीक है। तो मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर, याद रहेगा बेटा। अब इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो माल्टोज। अब ये माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, याद रखना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें सुक्रोज, वो किससे बना होता है बेटा, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ठीक है। हम बात करेंगे बेटा लैक्टोज की, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये हो गया हमारा ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड बिल्कुल सिंपल है, सिंपल 2 से 10 सिंपल शुगर मिलके क्या बना रहे हैं, ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड में मिलकर बना रहे हैं। इसके एग्जांपल याद रखना, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज किससे किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से। सुक्रोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। लैक्टोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक है। अब मैं इसके एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, माल्टोज का डायग्राम, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं माल्टोज की, किसकी, माल्टोज की। तो हमें पता है ग्लूकोज और ग्लूकोज यूनिट मिलके बने होती है, तो 2 ग्लूकोज यूनिट को आपस में जोड़ दो, ये लो।
ये हो गया 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, माल्टोज, ठीक है। देखो हमने कहा कि ये दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, तो इस तरीके से हमें पता था, हमने पहले बताया था, मैंने आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बोलता है, या वाटर का लॉस हो जाएगा और दोनों को क्या बन जाएगा, तो दो ग्लूकोज यूनिट को मैंने आपस में जोड़ा, ठीक है, किसके द्वारा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ये 1 इधर 4 कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये इधर कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 1 और 4 पर क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो दो ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ के ये क्या बना, अब ये स्ट्रक्चर क्या हो गई बेटा, किसकी हो गई, माल्टोज की, किसकी हो गई, माल्टोज की, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ओलिगोसैकेराइड, और यहाँ तक आगे हम बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड की, किसकी, पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन शुगर, ठीक है, तो देखो पॉलीसैकेराइड क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन शुगर हम कह सकते हैं, आर लॉन्ग चेन शुगर, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब मोनोसैकेराइड की यूनिट से तो मिलकर बनी है, तो इसको हम कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, और इसमें मोर देन 10 यूनिट्स सिंपल शुगर के मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं। चलो ये बात हो गई। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ आपको बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट, ठीक है, बेस्ड, चलो इसमें आगे देखो, पॉलीसैकेराइड के टाइप्स देख रहे हैं हम, अब किसके आधार पर देख रहे हैं, पहले देखो, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट। अब मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है उसके आधार पर, ठीक है ना, उसके टाइप के आधार पर, मोनोसैकेराइड यूनिट से तो मिलकर बनता है पॉलीसैकेराइड, अब उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि कौन सी मोनोसैकेराइड है, उसकी कौन सा टाइप है, इसके अगर दो प्रकार के होगा ये कौन सा पॉलीसैकेराइड, दो प्रकार के होंगे, होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा होगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है बेटा, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हम मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। क्या बात करेंगे बेटा, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। इधर हम बात करेंगे एग्जाम्पल में काइटिन की, किसकी, काइटिन, ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या हो गया बेटा, होमोपॉली, जब एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड यूनिट हो तो वो क्या कहलाता है, होमो,
जब अलग अलग प्रकार के जो मोनोसेकेराइड यूनिट मिलकर अगर पॉलीसेकेराइड बना रही है तो वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखेंगे हम, काइटिन, इसका देखो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, होमोपॉलीसेकेराइड के। किसके है बेटा, होमो। तो होमो को याद रखना कौन कौन से हो गए होमोपॉलीसेकेराइड के, होमोपॉलीसेकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। क्या हो गया बेटा, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ठीक है, तो एक ही टाइप के अगर मोनोसेकेराइड यूनिट है तो वो क्या कहलाएंगे, होमोपॉलीसेकेराइड। और जब अलग अलग प्रकार के यूनिट आपस में मिलकर बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा बेटा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब हम बात कर रहे हैं इसका दूसरा टाइप्स। ठीक है, on the basis of their biological function, on the basis of their biological function। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब फंक्शन के आधार पर, उसमें तो मोनोसेकेराइड के टाइप्स के आधार पर था होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड, यहाँ पर है उनके फंक्शन के आधार पर। ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड का क्या फंक्शन है उसके आधार पर दो तरीका होगा, एक होगा हमारे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, और दूसरा होगा बेटा हमारे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर बनाएगा, ये स्टोरेज करने का काम करेगा। तो स्ट्रक्चरल, मेक द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल एंड स्केलेटन, मेक द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल एंड स्केलेटन। ठीक है, और ये हो गया हमारे स्टोरेज एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है ना, ये स्टोर करने का काम करेगा, तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कि फूड किस पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो वो स्टोरेज हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, कोई ना कोई कंपोनेंट, सेल वॉल का कंपोनेंट बना रहा है या स्केलेटन का कोई कंपोनेंट बना रहा है तो हो जाएगा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का हम एग्जांपल देखेंगे तो ये तीनों ही। ठीक है, देखो इधर ये ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हो जाएगा, स्टार्च, ठीक है, और ये इनुलिन। ठीक है, तो हम स्टोरेज की बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। ठीक है, देखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में कौन बनाता है, सेलुलोज बनाता है। क्या बनाता है, सेलुलोज और काइटिन। क्या बनाएगा बेटा, स्ट्रक्चरल में क्या आ जाएगा, सेलुलोज और काइटिन। इसमें आ जाएगा हमारे सेलुलोज और दूसरा कौन सा है बेटा, काइटिन। स्ट्रक्चरल, तो सेलुलोज देखो सेल वॉल बनाता है, काइटिन भी एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो ये किस में एग्जांपल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे स्ट्रक्चरल में। और स्टोरेज में आ जाएंगे अपने ये स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन। इनुलिन है ये, इंसुलिन नहीं इनुलिन। ये किस में आ जाएंगे बेटा, स्टोरेज में। मतलब इसके रूप में हमारे एनर्जी, ये प्लांट में एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, ये एनिमल में एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और ये सेलुलोज और काइटिन ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई बिल्कुल, कि कार्बोहाइड्रेट का हमने दो तरीके से क्लासिफिकेशन, पॉलीसेकेराइड का हमने दो तरीके से क्लासिफिकेशन देख लिया। किसका, पॉलीसेकेराइड का।
ठीक है। एक तो टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड किस टाइप के हैं, ठीक है, उसके ज़्यादा होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब हम बात कर रहे हैं उनके फंक्शन के आधार पर, बायोलॉजिकल फंक्शन, तो पॉलीसेक्राइड बायोलॉजिकल फंक्शन, अगर स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है तो स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड, और एनर्जी स्टोर करने का काम कर रहा है तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। तो इसके एग्जांपल याद रखना बेटा, सेलुलोज और काइटिन, इसके स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब हम बात कर रहे हैं आगे इनके एक एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेते हैं, पॉलीसेक्राइड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉलीसेक्राइड है बेटा हमारा, देखो सेलुलोज। कौन सा? सेलुलोज, ठीक है। हम बात करेंगे मोस्ट एब्यूंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बायोस्फीयर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मोस्ट एब्यूंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बायोस्फीयर सेलुलोज होता है, ठीक है। फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, देखो ये स्ट्रक्चरल है, बना रहा है, फाउंड इन प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किस तरह का है बेटा? होमोपॉलीसेक्राइड है, याद रखना। अनब्रांच्ड होता है, ये क्या होता है, कैसा होता है बेटा? अनब्रांच्ड। देखो ब्रांच और अनब्रांच में क्या है, जैसे ये यूनिट है, ये तो ये अनब्रांच होगी, ठीक है। अगर मैं ब्रांच की बात करूं, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रांच्ड। और ये सब एक लीनियर चेन हो तो उसको वो क्या कहलाती है? अनब्रांच। तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक तो सेल वॉल में पाई जाती है, जैसे हम बात करेंगे पेपर बनता है, वो भी सेल वॉल से बनता है। अगर हम बात करेंगे कॉटन फाइबर है, वो भी किससे बनते हैं बेटा? सेल वॉल से बनते हैं, ठीक है। तो मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बायोस्फीयर, फूड फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल, होमोपॉलीसेक्राइड हो गए ये, और अनब्रांच्ड होते हैं, पेपर और कॉटन फाइबर में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टार्च की, किसकी? पॉलीमर ऑफ एल्फा ग्लूकोज, ठीक है ना। हम बात करेंगे स्टार्च क्या होते हैं, ये भी होते हैं पॉलीमर ऑफ एल्फा ग्लूकोज से बन के मिलके बनते हैं ये, ठीक है। स्टार्च हमें पता है स्टोरेज करने का काम करता है, तो एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट। प्लांट में एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा? स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। प्लांट में एनर्जी स्टार्च के रूप में स्टोर होती है, जबकि एनिमल्स में किसके फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, याद रखना, ठीक है। स्टार फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखो ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम लिख सकते हैं स्टार फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ये आयोडीन को, इस हेलिकल स्ट्रक्चर है तो ये आयोडीन को होल्ड करके रखता है, इसलिए आयोडीन टेस्ट देता है ये। इट होल्ड आयोडीन मोलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन, ठीक है। ये हो गया स्टार्च की बात हो गई, एनर्जी प्लांट में एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लाइकोजन की, किसकी? ग्लाइकोजन, फिर इनुलिन होगा, बस एक और बचा ग्लाइकोजन, ठीक है। तो स्टोर इन ब्रेन, लिवर एंड मसल्स, ये एनिमल्स में एनर्जी स्टोर के रूप में काम करती है, तो कहाँ स्टोर होती है बेटा? स्टोर्ड इन ब्रेन, लिवर एंड मसल्स। ये होमोपॉलीमर है, ठीक है। किसका है? अल्फा ग्लूकोज का।
ये ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है बेटा, याद रखना, ये ब्रांच्ड होता है। जबकि स्टार्च कैसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। ये हो गया ग्लाइकोजन के रूप में, आपको इतना ही याद रखना है। ये यहाँ पे स्टोर होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है, ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे काइटिन और इनुलिन की। देखो काइटिन क्या होता है, ठीक है, मोस्ट एविडेंट कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल वर्ल्ड। अगर एनिमल वर्ल्ड में पूछे आपको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो कौन सा है बेटा, काइटिन। तो मोस्ट, और अगर हमें वो पूरा पूछा था मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस पूछ ले, अगर आपको पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है, तो सेलुलोज। अगर आपको पूछ ले एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो काइटिन। तो मोस्ट एविडेंट कार्बोहाइड्रेट इन 5 मिनट रुक जा, एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है, याद रखना बेटा, होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और अनब्रांच्ड होता है। ये कहाँ पे पाया जाएगा, फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स एंड फंजाई सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनुलिन की। किसकी, इनुलिन। ठीक है, इनुलिन क्या हो गया बेटा, ये भी होमोपोलीमर है। और फ्रैक्टोज यूनिट से मिलकर बना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, हम इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, तो नॉट मेटाबोलाइज्ड। तो अगर ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तो ये किसके काम आता है, यूज्ड फॉर रेनल फंक्शनल, मतलब किडनी की जांच करने में ये काम में आता है, रेनल फंक्शनिंग टेस्ट। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, देखो जो फिलिंग एक टेस्ट होता है, 2 टेस्ट के नाम है, फिलिंग टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट। फिलिंग टेस्ट होता है एक, देखो फिलिंग टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट हम कह सकते हैं इसको। अगर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, अगर शुगर टेस्ट कैसे दे रहे हैं बेटा, पॉजिटिव, या तो टेस्ट आएगा नेगेटिव। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो कौन सी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो वो कौन सी शुगर है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट पॉजिटिव कब देगा, जब इसमें फ्री फंक्शनल ग्रुप होंगे। क्या होंगे बेटा, फ्री फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, फ्री फंक्शनल ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। ठीक है, फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो टेस्ट पॉजिटिव देगा, फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो टेस्ट नेगेटिव देगा। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।